कि किस कैटेगरी में, इन व्हाट कैटेगरी वुड यू प्लेस बेल्सीज व्यू, थ्रेटिकल है या प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म उसको कहा जाएगा। जिस तरह पहले हमने पढ़ा कि एक उसने जो क्रिटिसिज्म की टाइप्स थी, वैल्यूएटिंग है एक तो, और एक है एनालिटिकल। और इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आता है कि आप उसको, जो उसका व्यू है बेल्सी का खुद का, वो क्या थ्रेटिकल है या प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल घूमता है उस एम्बिट में, एवैल्यूएटिंग में। अब हम आते हैं इस सवाल की तरफ, या दूसरे तरीके से इस तरह पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द मेजर ड्रॉबैक्स इन कैथरीन बेल्सी critical practice, elaborate your answer with respect to the view discussed in the book। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसमें बताया जाता है कि as far as reading of critical practice is concerned, it takes us nowhere nearly in all chapters. From the beginning till the end, we find no continuing remarks or any type of final judgment. This is perhaps Belsey's major drawback. एक तो ये है ड्रॉबैक की अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि पहली बात तो ये हो जाती है कि उसमें हमें कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है, उसका अपना व्यू नहीं हमें मिलता। वो दूसरों को बिल्कुल क्रिटिसाइज़ कर रही है, हर डिफरेंट राइटर्स के उसने व्यू को क्रिटिसाइज़ किया, जिस तरीके से उन्होंने वैल्यूएट किया हुआ है टेक्स्ट को, या उनके जिस तरीके से भी उसको, उनके लिटरेरी वर्क को किया हुआ है, उसमें वो अपना व्यू दे रही है। लेकिन उसने फाइनल कोई जजमेंट नहीं दी है अपनी, कि वो खुद क्या सोचती है उस लिहाज से। दिस इज़, और परहैप्स बेल्सीज ये मेजर ड्रॉबैक हो सकता है। और शी डिस्कसेस theories, views critics के, but nowhere it gives her personal judgment कि कैसे एक्सप्लेन किया गया है या कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए था इस तरीके से। It means book contain theories and practices already in vogue। इसका मतलब ये बना कि जो बुक है उसमें theories हैं और practices हैं जो पहले भी उस in vogue थी, यानी कि present थी, around थी। She may have the conclusions already drawn in reader's mind. However, her way of discussing the topics can both be termed as theoretical and practical. She does not remain particular to any mood of expression. अब वो ये है कि हो सकता है कि उसने कंक्लूजन पहले से ही अपने माइंड में बना लिया हो कि ये इस किस्म का है या किस किस्म का है। इस लिहाज से जो उसका टॉपिक्स का डिस्कस करने का तरीका है वो थ्योरेटिकल भी कहलाया जा सकता है और प्रैक्टिकल भी कहलाया जा सकता है। लेकिन उसका कोई एक ख़ास, हम एक पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि हाँ स्पेसिफिकली जो है उसका थ्योरेटिकल है या स्पेसिफिकली जो है उसका प्रैक्टिकल है। नेक्स्ट आ जाता है कि जो टॉपिक डिस्कस किए गए हैं इस बुक में, उसमें बहुत पुराने भी हैं और मॉडर्न भी हैं। लेकिन उसने जो है लैंग्वेज का रोल जो उसने है उसको देखा है, बल्कि उसने लैंग्वेज के रोल को इतना ख़ास नहीं तवज्जो दी है अपनी एक्सप्रेशन, अपनी बातों को या अपने जो क्रिटिसिज्म को एक्सप्रेस करते हुए लैंग्वेज को इतना फोकस नहीं किया है। इसी तरह शी हैज़ नॉट ओनली डिस्कस द क्रिएटिव प्रोसेस बट ऑल्सो द प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द माइंड ऑफ अ रीडर। तो उसने जो है ना सिर्फ क्रिएटिव प्रोसेस को डिस्कस किया है जो हमारे अनकॉन्शियस में चल रहा होता है और सब कुछ, बल्कि उसने रीडर के माइंड को भी समझने की कोशिश की है। उसके जो भी उसने क्रिटिसिज्म किया है उससे हमें ये मालूम होता है कि उसने क्रिएटिव प्रोसेस को भी देखने की कोशिश की है और साथ साथ उसने रीडर की क्या साइकोलॉजी है उसको भी देखने की कोशिश की है। अब इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन शी टेक्स इनटू अकाउंट द सोशल सर्कमस्टांसेस अलॉन्ग विद साइकोलॉजिकल थिंकिंग और अनकॉन्शियस वर्किंग ऑफ राइटर्स माइंड वाइल राइटिंग अ टेक्स्ट। अब वो करते हुए इसने जो राइटर को साइकोलॉजी वाली जो भी बात की है वही वाली बात ये दोहरा रहे हैं कि इसने सोशल सर्कमस्टांसेस को भी देखा है कि क्या सोशल सर्कमस्टांसेस थे जब वो पीस लिखा गया है, राइटर की कौन से सर्कमस्टांसेस ने राइटर की सोच पर इन्फ्लुएंस डाला है या उसकी सोच को इन्फ्लुएंस किया है, इफेक्ट डाला है, इस किस्म की चीज़ें, और क्या क्या उसके माइंड में चल रहा था और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे पास मंजर आम पर आती हैं अगर हम उसका अनकॉन्शियस लेवल चेक करें, जो हम ऑटोमेटिकली हमें समझ में आता है कि हाँ इसके ज़रूर जब ये लिख रहा होगा तो इसके अनकॉन्शियस में ये चीज़ चल रही होगी। अनकॉन्शियस में चल रही होगी का इसका मतलब ये होगा कि जिस तरह हम लोगों की एक अनकॉन्शियस जो हमारा माइंडसेट है वो बनता जाता है, एक चीज़ को हम बार बार देखते हैं तो हमारे लिए वो इतनी नॉर्मल हो जाती है कि वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन जाती है। तो वो हम बग़ैर ध्यान दिए हम वो लिखते जाते हैं। जिस तरह हम अगर करते हैं, आज हम औरतों और मर्द के हकूक़ की बात करते हैं और आज जब मर्द कुछ भी बात कर देते हैं औरतों के ख़िलाफ़ और वो इस तरह कर देते हैं जिस तरह ये बहुत नॉर्मल सी बात है क्योंकि ये तो होता चला आ रहा है, तो हमारे
अनकॉन्शियस का पार्ट बन चुका है कि हाँ हमने इनको डिस्क्रिमिनेट ही करना है, इनको जितना हम दे रहे हैं वो काफ़ी है, जितने हकूक़ इनको मिल चुके हैं वो काफ़ी हैं, और अगर ये ज़्यादा के लिए मांग रही हैं तो ये क्यों कर रही हैं, हम लोग इनकी प्रोटेक्शन कर तो रहे हैं। और ये सब चीज़ें, अब ये कोई भी किसी भी किस्म का आप टॉपिक आप कहीं से भी पकड़ लें, कोई भी टॉपिक डिस्कस होगा तो, और अगर मर्द इस बात को डिस्कस कर रहे हैं तो वो ज़रूर इसको इस तरीके से पेश करेंगे किसी औरतों को के टॉपिक को डिस्कस करने के बारे में जिस तरह ऑलरेडी इनको सब कुछ मिल चुका हुआ है, वाई दे आस्किंग फॉर मोर, इस किस्म का कुछ। तो वो बेशक वो साफ अल्फाज में नहीं कहेंगे, डायरेक्टली नहीं कहेंगे, आपको उनकी बातचीत से समझ आ जाएगी कि उसका फ्रेम ऑफ माइंड क्या है, क्या सोचता है, किस किस्म की सोच रखता है, किस किस्म का। बाज़ औक़ात आपको बैकग्राउंड भी समझ में आ जाता है। इस किस्म की यहाँ पे जो अनकॉन्शियस की बात होती है वो ये बात होती है कि जब हम राइटर को अनकॉन्शियस उसका समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, या उसका साइकोलॉजिकल लेवल चेक कर रहे होते हैं, या उसके सोशल सर्कमस्टांसिस का अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, तो ये सब चीज़ें में सामने नज़र आती हैं। जैसे हमने पहले ही बात की कि जो हम टेक्स्ट की बात करते हैं कि टेक्स्ट पढ़ना चाहिए, टेक्स्ट में हमें सब कुछ समझ आ जाता है, या रीड बिटवीन द लाइन्स वाली हम बात करते हैं, उसमें ये अनकॉन्शियस लेवल जो है उसकी बात होती है। Naturally, in this way, she must have taken some views and theories of the writers belong in psychology, sociology, economics, and ethics. Now, it's natural that whenever a person tries to discuss something, must possess some views of his own. Belsey thought, though adopts a careful approach and expression of views, yet she leaves some clues that indicate that she has expressed her personal arguments in between the lines. अब वही वाली इसने बात की है कि बेशक उसने जो है उसके व्यूज़ थेरीज़ वगैरह के लिए हैं, जब उसने डिस्कस किया है राइटर्स को, उसने साइकोलॉजिकल व्यू भी लिया है, सोशियोलॉजिकल भी लिया है, इकोनॉमिक्स भी लिया है, एथिक्स के इन कुछ उसने व्यूज़ लिए हैं डिस्कस करते हुए राइटर्स को। लेकिन इस सब के बावजूद हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो क्लूज़ छोड़ देती है। वो उनके बारे में डिस्कस करते हुए, जैसा हमने एक तरफ कहा कि वो हमें एग्जैक्टली नहीं पता, फाइनल जजमेंट उसने कुछ नहीं दी कि हाँ मेरा ये फाइनल जजमेंट है, मैं इस तरीके से सोचती हूँ, उसको क्रिटिसाइज़ करते हुए उसने सिर्फ क्रिटिसाइज़ किया है और बात ख़त्म कि क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है उनकी बातों में। ये नहीं किया कि मैं क्या सोचती हूँ, मेरा क्या व्यू है। और यहाँ पे उसी से मिलती जुलती एक और बात करते हैं ये लोग कि कहीं ना कहीं क्योंकि हम उसको पढ़ रहे हैं तो हमें समझ आ जाती है कि उसके पर्सनल आर्गूमेंट्स उसने लाइन्स के बीच में छोड़ दिए, कि कहीं ना कहीं हमें अंदाज़ा होता है कि वो क्या सोच रखती है। क्योंकि उन्होंने जैसा कहा है कि इट्स नेचुरल दैट व्हेनेवर अ पर्सन ट्राइज टू डिस्कस समथिंग ही मस्ट पोजेस सम व्यूज़ ऑफ हिज ओन। ज़ाहिर बात है, जब आप किसी को क्रिटिसाइज़ करोगे तो किसी पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे, आपके पास ज़रूर कोई एक ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू होगा जिसको आप फोकस करते हुए उस पॉइंट को क्रिटिसाइज़ करोगे। इस तरीके वाली यहाँ पे बात की गई है। दूसरा है थ्योरेटिकल व्यू के बारे में। अभी हम आते हैं ये स्पेसिफिक करते हुए, वो कहते हैं कि अंडरटेकिंग द task of critical practice, Belsey takes reference out of the works of Althusser, Barthes, Saussure and others. She discusses their views. मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ ये वर्ड्स, इनके नाम जो है उसके लिए I'm sorry, लेकिन हम बात पे आते हैं। She discusses their views about the language and the process of creation and gives her remarks as output of a reading of these writers. Her remarks are very much theoretical in nature and are present nearly in all discussions of theories and views. We may take these remarks as practical in nature, but we cannot deny their value as theoretical remarks. In this way, the theoretical remarks in Belsey, in a sense, are also practical. She has not succeeded in differentiating between these types of remarks. अच्छा, अब वो यहाँ पे थ्योरेटिकल व्यू में कहते हैं कि जितने उसने रिमार्क्स दिए हैं क्रिटिक्स एज अ क्रिटिक दूसरे राइटर्स को, वो हमें ज़्यादातर थ्योरेटिकल इन नेचर नज़र आते हैं, उनको हम प्रैक्टिकल नहीं कह सकते। वो कहते हैं कि वो प्रैक्टिकल वी मे टेक, हम कह सकते हैं कि उनकी नेचर प्रैक्टिकल है लेकिन उनकी जो वैल्यू है वो थ्योरेटिकल है। तो वो कहते हैं कि उसने एज अ क्रिटिक जो है उसने रेफरेंस जो इन सारे राइटर्स को, इन लोगों के वर्क को उसने क्रिटिसाइज़ किया है या उसने गौर से पढ़ा है, उसको देखा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके बारे में दिया है, वो उसके उनके व्यू को डिस्कस करती है अबाउट द लैंग्वेज एंड द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, गिव्स हर रिमार्क्स एज आउटपुट ऑफ अ रीडिंग ऑफ दीज राइटर्स। अपने उसने रिमार्क्स भी दिए हैं जो उसने पढ़ के उससे अखज़ किया है कि इन राइटर्स का क्या मतलब होगा। हर रिमार्क्स आर वेरी मच थ्योरेटिकल इन नेचर। और वही वाली बात कि जो उसके रिमार्क्स हैं, जो उसने अपना आउटपुट निकाला है वो पढ़ने के बाद, उनके काम को, लिटरेरी वर्क को पढ़ने के बाद, वो थ्योरेटिकल है इन नेचर और प्रेजेंट इन नियरली उसके सारे डिस्कशंस में हमें वही वाला पॉइंट ऑफ व्यू दिखता है जो कि नेचर में थ्योरेटिकल है। लेकिन हम कहते हैं, हम कह सकते हैं
हम चलो मान लेते हैं कि वो उसकी जो नेचर है कुछ हद तक प्रैक्टिकल है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो थ्योरेटिकल ही है, ये हम डिनाई नहीं कर सकते। इसी तरह वो कहते हैं कि इन दिस वे थ्योरेटिकल मार्क्स इन बेल्सी इन अ सेंस आर, वो प्रैक्टिकल भी हैं और थ्योरेटिकल भी हैं, लेकिन वो इस चीज़ में कामयाब नहीं हो सकी कि वो प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट कर दे कि एग्जैक्टली वो क्या कहना चाहती है, क्लैरिटी नहीं है। अब आते हैं प्रैक्टिकल व्यूज़ की तरफ उसके। वो कहते हैं ऑन द other hand, the way of analyzing the text, keeping in mind the limits or hints provided by the text itself, regardless of intention of the writer and the social circumstances, called practical criticism. Practical criticism वही वाली बात है जो हमने evaluating criticism में पढ़ा था, कि वो था कि